हाइजू का एक एक्सीडेंट हो जाता है जहां प्रिंस लियोन उसे और क्राउन प्रिंस को सेव करते हैं। दोनों को हॉस्पिटल रश किया जाता है। जैसे ही क्वीन न्यूज़ सुनती हैं, उनका दिल क्राउन प्रिंस के लिए डर से बैठ जाता है। वो हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं बिना ये देखे कि वो कहाँ जा रही हैं। वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली को अपने सामने खड़ा पाती हैं और उन पर क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि कार टारगेटेड थी और कोई उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं और अश्योर करते हैं कि योन यानी किंग बहुत अच्छी कंडीशन में है। क्वीन उन्हें चेक करने के लिए एंटर करती हैं और रिलीव महसूस करती हैं जब वो देखती हैं कि वो फाइन है, लेकिन वो शॉक हो जाती हैं जब वो सुनती हैं कि प्रिंस इयन एक्सीडेंट के वक्त वहां प्रेजेंट थे और कार को किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश में अपने लेफ्ट शोल्डर को इंजर करने के बाद उन्हें सर्जरी के लिए जाना पड़ा। उसी मोमेंट पर असिस्टेंट मिस्टर ली को साइड में बुलाता है और प्राइवेटली बात करने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट की फोटोज सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो गई हैं और फॉर्चुनेटली हाइजू की कार ने अटेंशन ड्रॉ किया, जबकि रॉयल गार्ड व्हीकल्स एक्सीडेंट साइट और कैमरा से काफी दूर थे। हमें यह भी पता चलता है कि हाइजू बेहोश हो गई थी, लेकिन टेस्ट कंफर्म करते हैं कि वो फाइन है। अनफॉर्चुनेटली क्वीन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती हैं। वो गुस्से से पागल हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि इस डिजास्टर के पीछे शुरू से हाइजू थी। एक्सट्रीम एंगर में वो हाइजू के रूम की तरफ बढ़ती हैं ताकि हॉस्पिटल में उसे ह्यूमिलिएट कर सके, लेकिन मिस्टर ली उनका रास्ता रोक लेते हैं और एडवाइस करते हैं कि अंदर ना जाएं। राइट नाउ लोग मानते हैं कि हाइजू की कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, क्राउन प्रिंस उनके साथ थी और प्रिंस लियोन उन्हें सेव करते वक्त एक रेकलेस ट्रैफिक वायलेशन के बाद इंजर हो गए। अगर पूरी डिटेल्स लीक हो गई तो क्राउन प्रिंस पर सारा ब्लेम आएगा, जिससे एक रियल रॉयल स्कैंडल और अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वो उन्हें अश्योर करते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पैलेस की रेपुटेशन और उनके पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर अप है। मीनवाइल हम चॉय और मेट को ऑपरेटिंग रूम के बाहर खड़ा देखते हैं, जो प्रिंस लियोन के लिए फिक्र से बिल्कुल परेशान है। डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्हें रीअश्योर करते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और 1 घंटे के अंदर उन्हें उनके रूम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो कंफर्म करते हैं कि उनका आर्म ठीक है और कोई फ्रैक्चर नहीं है, बस एक माइनर इंजरी है। उसके बाद मिस्टर ली चले जाते हैं और चॉय से हाइजू के रूम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसके लिए वॉरिड हैं और इंसिस्ट करते हैं कि जैसे ही वो होश में आए उन्हें तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। मीनवाइल क्राउन प्रिंस होश में आ जाते हैं। उनके दिमाग में सबसे पहली चीज हाइजू है। उनके कदम सीधे उसके रूम की तरफ जाते हैं। वो उसके सामने खड़े होकर एक्सीडेंट के मोमेंट को याद करते हैं, कैसे उसने उन्हें प्रोटेक्ट किया और अपने से ज्यादा उनकी केयर की। जैसे ही वो उसके पास आते हैं और उसका हाथ टच करते हैं, वो तुरंत जाग जाती है और अपना दर्द भूल जाती है। वो पैनिक करती है जब उसे एक्सीडेंट याद आता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। वो बार बार माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने कार बाहर ले जाने की जिद की थी, जिस वजह से ये डिजास्टर हुआ। वो एक दूसरे को रीअश्योर करते हैं कि दोनों ठीक हैं, लेकिन सडनली उसे प्रिंस लियोन की याद आती है और उनके बारे में पूछती है। वो स्माइल करते हैं और बताते हैं कि उसकी तरह वो बेहोश नहीं हुए थे, वो सीधे सर्जरी के लिए गए। जैसे ही हाइजू सुनती है कि प्रिंस लियोन इंजर हो गए हैं, वो उनके रूम की तरफ भागती है। वो उन्हें स्कोल्ड करने लगती है कि उन्होंने उसे सेव क्यों किया और खुद को चोट क्यों पहुंचाई। वो उनके चेहरे के पास आती है और मजाक करती है कि उनमें उनके फेस के अलावा कुछ स्पेशल नहीं है, ताकि टेंशन थोड़ी कम हो जाए। ऑनेस्टली वो उसके साथ इतने जेंटल हैं कि वो उनसे कहती है कि वो उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सच में उनसे प्यार करते हो और उन पर फॉल फा हो गए हो। वो उसकी बातों पर हंसते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि वो सच में उनके प्यार में पड़ गए हैं। नेक्स्ट डे हम ताइजू और उनकी वाइफ को अपने नए स्टेटस के हिसाब से ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं। सडनली उन्हें उनके फादर का कॉल आता है, जो उन्हें इस डिजास्टर के बारे में बताते हैं जो हाइजू ने किया है। वो तुरंत टीवी ऑन करते हैं और हर जगह हाइजू की न्यूज देखते हैं, जो कैसल ब्यूटी की ओनर है और हाई स्पीड पर कार चला रही थी। जबकि पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, ताइजू ये सुनकर अपना आपा खो देता है और अपनी वाइफ को लेकर अपने फादर से मिलने निकल जाता है। हॉस्पिटल में सेक्रेटरी हाइजू के रूम में एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं जब तक हाइजू बाहर आकर उसे अंदर नहीं ले लेती। वहां सेक्रेटरी उसे डिजास्टर से होने वाला डिजास्टर दिखाती है। उसकी कंपनी के शेयर सिर्फ 3 मिनट में गिर गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेंस हैं और उससे हॉस्पिटल से निकलते ही मिलने की डिमांड कर रहे हैं। हाइजू उसकी हर बात को इग्नोर करती है और अपसेट फील करती है कि उसके फादर और ब्रदर को न्यूज मिली, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा। सेक्रेटरी अपने यूजुअल ड्रामेटिक तरीके से गुस्सा होती है, बार बार पूछती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और उस पर ड्रंक होने का इल्जाम लगाती है। हाइजू एक्सप्लेन करती है कि ब्रेक्स फेल हो गए थे और क्राउन प्रिंस उनके साथ थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए और किसी को यहाँ तक कि प्रेस को भी नहीं पता चलना चाहिए। सेक्रेटरी स्ट्रेस से पागल होकर उछलने लगती है और कहती है कि उसने शुरू से ही इस मैरिज में खुद को फंसा लिया है। जब से प्रिंस लियोन उसकी लाइफ में आए हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हर दिन एक नया डिजास्टर आता है, कभी अंडे फेंके जाते हैं तो कभी पैलेस में आग लगाने का एक्यूजेशन, और अब वो मरते मरते बची है। हाइजू रिस्पॉन्ड करती है कि प्रिंस लियोन ने उसकी जान बचाई है। सेक्रेटरी इस रिपीट लाइन से अनॉय हो जाती है और कहती है कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो एक दूसरे से प्यार करते हो, जबकि रियलिटी में वो 3 साल बाद डिवोर्स कर लेगी, क्योंकि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है।
अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ली बाई चांस एंटर करते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि हाईजू प्रिंस लियोन से प्यार की वजह से शादी नहीं कर रही, जैसा उसने उन्हें यकीन दिलाया था। वो उन्हें कन्फ्रंट करती है और वो एडमिट करती है कि ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल मैरिज है, इंटरेस्ट्स का एक्सचेंज है। उसने तो उन्हें 3 बार प्रपोज किया था और उन्होंने हर बार रिफ्यूज कर दिया। वो उन्हें याद दिलाती है कि उसके पास सब कुछ है, पैसा, टैलेंट, एम्बिशन, लेकिन स्टेटस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली उसके पास बैठते हैं और कहते हैं कि अगर वो सिर्फ स्टेटस के लिए प्रिंस लियोन से शादी कर रही है तो बेहतर होगा कि वो उनसे शादी कर ले। नेक्स्ट डे हाईजू प्रिंस लियोन के रूम में एंटर करती है, लेकिन शॉक हो जाती है कि ये देखकर कि वो उसे बताए बिना ही हॉस्पिटल से जा चुके हैं। वो उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आंसर नहीं करते। उसे फील होने लगता है कि उनकी मैरिज नहीं चलेगी। सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने सुबह जल्दी उन्हें उसके रूम के बाहर खड़ा देखा था जब मिस्टर ली उसके साथ थे, और पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ कहा। ली की बातें याद करती है और सस्पेक्ट करती है कि शायद उन्होंने उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली होगी, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो शॉक में चिल्लाती है, लेकिन सबसे बड़ा शॉक ये है कि प्रिंस लियोन ने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया है कि उसे रॉयल स्वीट से बाहर निकाल दें और उसका सारा सामान लौटा दें। यहाँ तक कि उनके नाम का कार्ड भी वापस ले लिया गया। वो पैलेस से निकल जाती है, खुद को संभाल नहीं पा रही, अभी भी उन्हें कॉल कर रही है, लेकिन वो आंसर नहीं करते। सरप्राइज तब आता है जब हमें पता चलता है कि उन्होंने सच में उसे मिस्टर ली से ये कहते हुए सुना था कि ये सिर्फ बेनिफिट और सोशल स्टेटस के लिए था। वो डीपली हर्ट होते हैं और पहले स्टॉप पर ही उतर जाते हैं। हाईजू उन्हें मैसेज भेजती है कि गेम्स खेलने के बजाय वो उसे डायरेक्टली फेस करें। वो पैलेस जाती है और उन्हें कन्फ्रंट करती है कि वो उसे बताए बिना हॉस्पिटल से कैसे जा सकते हैं और फिर उसे बाहर क्यों निकाला। उसे शक है कि क्वीन इसके पीछे है या उन्होंने मिस्टर ली के साथ उसकी बात सुन ली है। वो उन्हें बताते हैं कि एक्सीडेंट डेलिब्रेट था, कोई उसे मारना चाहता था और इस वजह से वो प्लान बदल देंगे और अपनी मैरिज कैंसिल कर देंगे। वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि वो इसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं। वो इंसिस्ट करती है कि क्वीन ही रीजन होनी चाहिए और उन्हें याद दिलाती है कि क्राउन प्रिंस ने उनके साथ राइड करने की जिद की थी। ये उसकी गलती नहीं थी। अगर एक्सीडेंट इंटेंशनल था तो वो विक्टिम है, लेकिन वो जहर जैसे वर्ड्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, ये कहते हुए कि वो उस जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते जो रूल्स तोड़ती है और थ्रोन को अपनी प्रॉब्लम से थ्रेटन करती है। ये सुनकर हाईजू सच में हर्ट और ब्रोकन फील करती है, लेकिन उनके सामने अपनी प्राइड बनाए रखती है। उसके बाद हम ताइजू को उनके फादर के साथ बैठकर हाईजू के खिलाफ भड़काते हुए देखते हैं। वो उन्हें एक्सीडेंट की डिटेल्स दिखाता है और क्लेम करता है कि वो रेकलेस ड्राइविंग कर रही थी और इन्फ्लुएंस में होगी। उसे प्रिंस लियोन के साथ रिलेशनशिप और कंपनी के गिट्टे शेयर्स के लिए ब्लेम करता है, वार्निंग देते हुए कि कंपनी किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। उसी मोमेंट पर हाईजू एंटर करती है और उन्हें अपने बारे में बुरा बोलते हुए पाती है। कामली वो उन्हें बताती है कि वो जल्द ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेगी, सच्चाई बताते हुए कि सब्सटेंसेस का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसके फादर उसे शॉक करके ये रिवील करते हैं कि उन्हें पता है कि प्रिंस लियोन ने उसे पैलेस से निकाल दिया, उसे यूज किया और फिर अबैंडन कर दिया। वो फ्यूरियस हो जाती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन कामली रिप्लाई करती है कि उसने भी उन्हें यूज किया। कंपनी के शेयर स्काई रॉकेट हो गए थे जैसे ही उनकी मैरिज की न्यूज स्प्रेड हुई। वो गुस्से में ऐड करती है कि इतने प्रॉफिट के बाद अगर शेयर्स थोड़े गिर जाएं तो कोई हर्ज नहीं। जाने से पहले वो उनसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम उसे बार बार बुलाने के बजाय कॉल करें। फिर वो जाती है और सेक्रेटरी को कॉल करके ऑर्डर देती है कि उस आखिरी मैकेनिक को ढूंढो जिसने उसकी कार पर काम किया था। पैलेस में हम चॉय को प्रिंस लियोन के साथ कंफ्यूज देखते हैं कि उन्होंने सडनली हाईजू से रिश्ता क्यों तोड़ा और एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। लियोन हेजिटेट करते हैं, फिर कहते हैं कि वो उसके लिए डर गए थे। वो अपनी मदर की कार एक्सीडेंट में डेथ को याद करते हैं और मिस्टर ली की बातों को कि ये एक्सीडेंट डेलिब्रेट था और उनकी कार के साथ टैंपरिंग की गई थी। उन्हें एडवाइस किया गया था कि उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उसे पैलेस से दूर रखें। अपने थॉट से बाहर आकर वो चॉय से कहते हैं कि उन्हें उसके स्टेटस के लायक एक फेयरवेल गिफ्ट प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट डे हाईजू सरप्राइज हो जाती है जब चॉय एक रॉयल इवेंट यानी रॉयल बैंक्वेट का इनविटेशन लेकर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है। वो उसे एक एक्सपेंसिव ड्रेस प्रेजेंट करता है जो प्रिंस लियोन ने खास तौर पर उसके पहनने के लिए भेजी है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे व्हाइट नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सिर्फ क्वीन ही उसे पहनती है। चॉय उसे याद दिलाता है कि बैंक्वेट अटेंड करने से उसके लिए बहुत से रॉयल इन्विटेशंस खुल जाएंगे, उसका बिजनेस बूस्ट होगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि उनका रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेंजली इस सब के बाद हाईजू अटेंड करने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि मैरिज ओवर है, इसलिए उसकी जाने का कोई रीजन नहीं है। चॉय पैलेस वापस आता है और प्रिंस लियोन को बताता है कि हाईजू ने क्या कहा कि उसने उसे लगभग बाहर निकाल दिया जब उसने अटेंड करने के लिए बेग किया, लेकिन उसने फर्मली रिफ्यूज कर दिया। बाद में क्वीन प्रिंस के साथ बैठती हैं और हाईजू के साथ उनके रिलेशनशिप के अंजाम के बारे में पूछती हैं, स्पेशली ये सुनने के बाद कि उन्होंने उसे रॉयल स्वीट से एक्सपेल कर दिया। वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया और उन्होंने एक कंडीशन पर मैरिज के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड किया है कि क्वीन पर्सनली हाईजू को रॉयल बैंक्वेट पर इन्वाइट करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके सेपरेशन के बाद वो
सफर करे। उस दिन से हर बार जब प्रिंस लियोन उसे बुलाते हैं वो मना कर देती है, यहाँ तक कि वो सोचने लगते हैं कि वो पागल हो गई है। चॉय उन्हें बताता है कि उसका पूरा हक है, वो उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं चाहती जब उन्होंने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया और वॉक अवे कर गए। उसके बाद हम सेक्रेटरी को हाईज्यू को कॉल करते हुए देखते हैं, जो उसे बताती है कि उसने मैकेनिक को ट्रैक कर लिया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। हाईज्यू तुरंत अपनी इंटेलिजेंस यूज करती है और उसे वर्कशॉप के सामने वाले सुपरमार्केट का सर्वेलेंस कैमरा चेक करने के लिए कहती है। जैसे ही कॉल एंड्स होती है, हाईज्यू को प्रिंस लियोन का मैसेज मिलता है मिलने के लिए। वो उनसे मिलने जाती है और वो कंफ्यूजन में पूछते हैं कि वो बैंक्वेट अटेंड करने से क्यों डर रही है जब उन्होंने उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर किया है, उसका आउटफिट, उसका अपीयरेंस, यहाँ तक कि एटिकेट लेसन्स भी। वो उन्हें देखती है और कहती है, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं जहाँ जाती हूँ ट्रबल लाती हूँ और डिजास्टर्स करती हूँ, तो फिर आप मेरे बैंक्वेट अटेंड करने पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। प्रिंस लियोन अपसेट हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जब उनकी अभी शादी भी नहीं हुई और ये सब हो गया, तो अगर उनकी सच में शादी हो गई तो और क्या हो सकता है। वो खड़ी होती हैं और उन्हें कावर्ड कहती हैं। सडनली वो एक एरो पकड़ती हैं और सार्कास्टिकली कहती हैं, लगता है आपको कैट से प्यार है, शायद आपको उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले कि वो शूट करें वो आगे बढ़ते हैं, एरो उससे छीन लेते हैं और एंड में अपना हाथ इंजर कर लेते हैं। वो उनका हाथ पकड़ती है और बताती है कि किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक और रेजिस्ट करना पड़ता है, उसने उनमें सिर्फ सबमिशन देखा है और इसीलिए वो अपने से नीचे के लोगों से हारते रहते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो उनसे सिर्फ स्टेटस नहीं चाहती थी, उन्हें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए फाइट और स्ट्रगल करने की जरूरत है। उस मोमेंट पर हम कंपनी की टीम को सर्वेलेंस कैमरास मॉनिटर करते हुए देखते हैं मैकेनिक को लोकेट करने के लिए। वो फाइनली उसे एक कैमरा में देख लेते हैं और डिस्कवर करते हैं कि उसने कैसल कार्ड ऐप का यूज करके पे किया था। रियल शॉक ये है कि हाईज्यू के फादर उस कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बाद में हम मिस्टर ली को मूनलाइट के नीचे खड़े हाईज्यू की बातें याद करते हुए देखते हैं जब उन्होंने उसे प्रपोज किया था। हमें पता चलता है कि उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी अथॉरिटी का टर्म सिर्फ 5 साल का है और अगर प्रिंस लियोन उसे डिवोर्स भी कर देते हैं तब भी वो रॉयल फैमिली से प्रिंस लियोन ही रहेंगे। लेकिन मिस्टर ली की सिचुएशन डिफरेंट है, उन्हें एक और टर्म सर्व करने की जरूरत होगी। ये क्लियर हो जाता है कि उसने सब कुछ केयरफुली कैलकुलेट किया था, इमोशन से ज्यादा बेनिफिट को वैल्यू दी। आखिरी दिन प्रिंस लियोन हाईज्यू को कॉल करते हैं और उसे बैंक्वेट अटेंड करने के लिए कहते हैं क्योंकि ये उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है। वो उन्हें और कैट्स को हर्ट ना करने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो भी उनसे अपना प्रॉमिस ना निभा पाने के लिए माफी मांगते हैं। नेक्स्ट डे कंपनी में चॉय बहुत खुश है कि हाईज्यू बैंक्वेट अटेंड करेगी। वो बैंक्वेट प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता रहता है। वो उसे बताता है कि हर गेस्ट का रॉयल कोर्ट में एक ऑफिशियल रैंक होता है और वो रैंक सोशल हायरार्की के बेसिस पर डिसाइड करता है कि वो कहाँ बैठेंगे। वो एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करता है कि बैंक्वेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट एक छोटी गैदरिंग है जहाँ क्वीन गेस्ट से मिलती हैं और उनसे अक्वेंट होती हैं। दूसरा पार्ट एक ग्रैंड इवेंट है जिसे आफ्टर बैंक्वेट कहा जाता है, जिसमें गेस्ट्स के पार्टनर्स, कैबिनेट मेंबर्स और सीनियर रॉयल फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो काफी बड़ा और लग्जूरियस होता है। हाउएवर वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका कोई ऑफिशियल रैंक नहीं है क्योंकि वो ना तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और ना ही नोबल, जिसका मतलब है कि वो हॉल के सबसे पीछे बैठेगी, हमेशा लास्ट रो में। हाईज्यू हंसती है और कहती है, तो अगर मेरी पहले ही शादी हो गई होती तो मैं अब तक फ्रंट रो में बैठी होती। कुछ दिनों बाद बैंक्वेट की प्रिपरेशंस शुरू हो जाती हैं। क्वीन बहुत खुश है कि हाईज्यू अटेंड नहीं कर रही, या उन्हें ऐसा लगता है। सडनली बिना किसी वार्निंग के हाईज्यू उनके सामने एक मॉडर्न एलिगेंट व्हाइट सूट पहनकर अपीयर होती हैं, सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए, जैसे उन्हें चैलेंज कर रही हूँ। क्वीन फ्यूरियस है लेकिन खुद को काबू में रखती हैं। वो नोबल वुमन के साथ बाहर वॉक करने का डिसाइड करती हैं और जब वो नोटिस करती हैं कि हाईज्यू धूप में अनकंफर्टेबल हैं, तो वो उसका फायदा उठाती हैं। उसे गर्मी में लंबी डिस्टेंस वॉक करने के लिए फोर्स करती हैं ताकि उसे याद दिला सकें कि वो अभी भी सेकंड क्लास है। सडनली सब हैरान रह जाते हैं जब प्रिंस लियोन खुद हाईज्यू के पास आते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो उन्हें लीड करना सिखाएं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अब किसी के आगे सबमिट नहीं करेंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ेंगे। वो दोनों सबके सामने डिग्निटी के साथ वॉक करते हैं। बाद में हाईज्यू मेड की हेल्प से एक स्टनिंग ड्रेस पहनकर ग्रैंड इवेंट के लिए प्रिपेयर होती है। प्रिंस लियोन उनका नर्वसली वेट करते हैं, जैसे कोई एग्जाम रिजल्ट्स का वेट कर रहा हो। जिस मोमेंट वो उसे देखते हैं वो उसकी ब्यूटी देखकर कंप्लीटली स्टन्ड हो जाते हैं। एट द सेम टाइम क्राउन प्रिंस यान बैंक्वेट के लिए प्रिपेयर होते हैं। हालांकि क्वीन ने उनसे अटेंड न करने के लिए कहा था, वो वहां रहने पर इंसिस्ट करते हैं ताकि किसी को भी सेलिब्रेशन बर्बाद करने से रोक सकें। मीनवाइल क्वीन मिनिस्टर मिस्टर ली के साथ एलिगेंटली ड्रेस्ड एंटर करती हैं। वो एक नोबल गर्ल को सिलेक्ट करती हैं और मिस्टर ली को हिंट देती हैं कि ये लड़की प्रिंस लियोन के लिए सूटेबल है, जैसे सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ और इम्प्लाई कर रही हूँ कि हाईज्यू बस एक गेस्ट है जो जल्द ही चली जाएगी। जैसे ही बैंक्वेट शुरू होता है, प्रिंस लियोन अपनी फॉर्मल अटायर में एक मूवी स्टार की तरह
हाईज्यू का हाथ पकड़कर एंटर करते हैं। उसने एक ब्रेथ टेकिंग ड्रेस पहनी है जैसे सिंड्रेला। हर कोई उसकी ब्यूटी और एलिगेंस देखकर मेस्मराइज्ड है। वो दोनों साथ में अपनी पहली डांस शुरू करते हैं। डांस के बीच में एक रोमांटिक मूव में प्रिंस लियोन सबको सरप्राइज कर देते हैं। वो एक घुटने पर बैठते हैं और सबके सामने अपनी मदर क्वीन हियन की रिंग के साथ उसे प्रपोज करते हैं। हाईज्यू को रिंग पहनते हुए इस ओवरवेलमिंग जॉय पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन प्रिंस लियोन वहां नहीं रुकते। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और क्राउन प्रिंस यान के पास जाकर अपनी मैरिज के लिए उनका ब्लेस मांगते हैं। क्वीन एक मैड वुमन की तरह यान को रोकने के लिए भागती हैं और उनसे रिफ्यूज करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस यान खड़े होते हैं और प्रेस कैमरास के सामने मैरिज को अप्रूव और ब्लेस करने का अनाउंसमेंट करते हैं, जो हर मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। ये न्यूज वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाती है और क्वीन के अलावा हर कोई उनके लिए खुश है, जो गुस्से से उबल रही हैं। फिर हम मिस्टर ली को कंफ्यूज्ड और शेकन देखते हैं, जो अपनी सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं। क्वीन उनके पास आती है और उन्हें अपनी अथॉरिटी यूज करके मैरिज को रोकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं, ये कहते हुए कि जब क्राउन प्रिंस ने खुद इसे अप्रूव किया है तो वो उनके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। वो उन्हें छोड़ देते हैं। क्वीन वापस आती है और प्रिंस लियोन उनसे डांस के लिए पूछते हैं। वो उन्हें कहती है कि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो उन्हें ऐसे डिसीव करेंगे, वार्निंग देते हुए कि वो मैरिज को इतनी आसानी से कंटिन्यू नहीं होने देंगी। वो उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो क्राउन प्रिंस द्वारा इशू किए गए रॉयल डिक्री को अपोज नहीं कर सकती, और अगर वो चाहती है कि मैरिज आगे बढ़े तो ये उनकी कंडीशंस पर होगी, किसी और की नहीं। वो उन्हें लेट किंग की विल के मॉडिफिकेशन के बारे में डेंजरस सीक्रेट्स रिवील करके शॉक कर देते हैं। वो स्टन रह जाती हैं और रियलाइज करती हैं कि वो एक ट्रैप में फंस गई हैं। दूसरी तरफ हाईज्यू मिस्टर ली के साथ डांस करती है। वो अपने स्कूल डेज याद करते हैं, ये दिखाते हुए कि वो अभी भी उसकी केयर करते हैं। वो उनसे मैरिज को अपोज ना करने और उसे खुद को प्रूव करने का एक चांस देने के लिए अग्री करती हैं। वो एक कंडीशन पर अग्री करते हैं कि वो उनसे झूठ न बोले और ऑनेस्ट बने, और बदले में वो उसके साइड खड़े रहेंगे। बैंक्वेट के बाद हाईज्यू क्वीन की रिंग के साथ एक्सट्रीमली हैप्पी है। वो प्रिंस लियोन को बताती है कि वो उनकी मदर को हमेशा इसे पहनते हुए देखती थी। उनका रिलेशनशिप क्लोजर होने लगता है, हालांकि वो अग्री कर चुके थे कि मैरिज सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है। प्रिंस लियोन हंसते हैं और बताते हैं कि रिंग एक नेशनल ट्रेजर है और डिवोर्स के बाद वो इसे लौटा देगी, लेकिन ये क्लियर है कि वो पहले ही उससे अटैच हो गए हैं। बाद में चॉय सेक्रेटरी के साथ बैठता है और ये क्लियर हो जाता है कि वो उस पर फॉल कर गया है। प्रिंस लियोन फिर हाईज्यू के साथ एंटर करते हैं और सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने जो सेंसेशन क्रिएट किया उसके बाद सारे मीडिया आउटलेट्स उसका इंटरव्यू चाहते हैं। हाईज्यू तुरंत अग्री करती है और प्रिंस लियोन से नेक्स्ट डे इंटरव्यू के दौरान रिंग पहनने की परमिशन मांगती है। एट द सेम टाइम ताईज्यू खुश दिखता है कि उसकी सिस्टर प्रिंस लियोन से शादी करेगी, लेकिन उसे शक है कि कुछ गलत है, स्पेशली ये जानने के बाद कि मैकेनिक की डेथ हो गई है, जिसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट डे नोबल रैंक आता है और क्वीन से मिलता है। इस बात से शॉक्ड होकर कि उन्होंने मैरिज के लिए अग्री किया, वो उसे बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये एक रॉयल डिक्री है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम रिवील करती हैं। प्रिंस लियोन लेट किंग की विल के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें पता चलता है कि किंग ने अपनी विल में लिखा था कि प्रिंस लियोन को थ्रोन इनहेरिट करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने विल को फाड़कर जला दिया था और उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी ताकि क्राउन प्रिंस थ्रोन ले सके। वो रैंक को बताती है कि उन्होंने मैरिज के लिए इसलिए अग्री किया क्योंकि वो इसे अपोज नहीं कर सकती। उसके बजाय वो प्रूव करेंगी कि हाईज्यू प्रिंस की वीकनेस है और उसे डायरेक्टली डेंजर में डालेंगी। हाईज्यू फिर प्रेस को इंटरव्यू देती है प्रिंस लियोन के बारे में, खूबसूरती से बात करते हुए, मेंशन करते हुए कि वो क्लासमेट्स थे और एम्फसाइज करते हुए कि वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम प्रिंस लियोन इंटरव्यू देखते हैं और उसकी इनोसेंस पर हंसते हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि वो सच में उनके प्यार में पड़ चुके हैं। बाद में हाईज्यू रॉयल स्वीट वापस आती है जब प्रिंस लियोन उससे उनकी प्रोटेक्शन में वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके बीच एक स्पाई है जो क्वीन को रिपोर्ट कर रहा है। इस वजह से डो पैलेस में उसके साथ रुकने का डिसाइड करता है, उस पर नजर रखने के लिए। नेक्स्ट डे हाईज्यू मिस्टर ली के साथ पैलेस पहुंचती है प्रिंस लियोन से मिलने। वो डिसाइड करते हैं कि उनकी वेडिंग एक रॉयल वेडिंग होगी, स्पेशली सारे इंसिडेंट्स के बाद। ये एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसके बारे में लोग लंबे समय तक बात करें। उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान मिस्टर ली हाईज्यू के क्लोज आने की कोशिश करते हैं और उसके साथ जोक करते हैं, लेकिन प्रिंस विजिबली जेलस हो जाते हैं। वो खुद को याद दिलाते हैं कि सिर्फ 2 दिन में वो उनकी वाइफ होगी, इसीलिए उन्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो शॉक्ड हो जाते हैं जब वो रियलाइज करते हैं कि मिस्टर ली को उनके अरेंजमेंट के बारे में पता है। वो मिस्टर ली पर ट्रस्ट करने के लिए हाईज्यू से आर्ग्यू करते हैं, लेकिन वो उन्हें रीअश्योर करती हैं कि मिस्टर ली वो हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हैं और उन्हें अपने गोल्स अचीव करने के लिए उनकी साइड जरूरत है, स्पेशली क्योंकि वो प्रिंस लियोन पर पूरा ट्रस्ट नहीं करती और बिलीव करती है कि वो उन्हें किसी भी वक्त अबैंडन कर सकते हैं। इस वजह से वो दोनों बैठते हैं और अपनी मैरिज की टर्म्स लिखना शुरू करते हैं। ये 3 साल तक चलेगी और उनके बीच की हर चीज सीक्रेट रहनी चाहिए। इससे पहले कि वो फिनिश करें, क्वीन एंटर करती हैं और वो तुरंत पेपर छुपा लेते हैं। वो कहती है कि उन्होंने सुना था कि वो वहां हैं और
पर्सनली डिनर के लिए इनवाइट करने आई हैं क्योंकि वो जल्द ही फैमिली बनने वाले हैं। वो टेबल पर हंसते मजाक करते हुए गैदर होते हैं, लेकिन क्वीन प्रिंस लियोन को उनके फादर और ब्रदर के बारे में बातें बोलकर उन्हें प्रोवोक करके उनके बीच फूट डालने की कोशिश करती हैं। हाईजू इसे और टॉलरेट नहीं कर पाती। वो उनके साइड खड़ी होती है, उन्हें लेकर वहां से निकल जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो खुद को मुश्किल से रोक रही हैं क्योंकि उनकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर वो कर सकती तो वो क्वीन को उनके बालों से खींचकर बाहर निकाल देती। वो उन्हें अश्योर करती है कि एक बार उनकी शादी हो गई तो वो उनके रास्ते में आने वाले हर किसी को एलिमिनेट कर देंगी। वो उनकी बातों पर हंसते हैं और उन्हें पैलेस से बाहर ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो इससे और इसकी हर चीज से थक चुके हैं। वो उन्हें अपनी यार्ड पर ले जाती हैं, उन्हें वो सारा फूड खिलाती हैं जिससे उन्हें डिप्राइव किया गया था और उन्हें उनकी लाइफ की रिस्ट्रिक्शन से फ्री करने की कोशिश करती हैं। उन्हें थोड़ी फ्रीडम एक्सपीरियंस करने देती हैं। वो दोनों साथ में एक प्लेजेंट टाइम स्पेंड करते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि बैंक्वेट से पहले प्रिंस लियोन उनके पास पर्सनली गए थे और उन्होंने साथ में अपनी डांस प्रैक्टिस की थी, जो दिखाता है कि उनकी लव स्टोरी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। बाय दिस एपिसोड 5 and 6 आर कंप्लीट।